ये विद्यार्थियों कल हमने वर्ण विचार में वर्ण समझे थे और वर्ण के जो दो भाग थे स्वर और व्यंजन उन्हें भी समझा। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। उनमें हमने 7 व्यंजन तो 33 थे, उनके अलावा हमारे पास संयुक्त व्यंजन भी थे 4। अब वो कौन कौन से हैं और किस किस से मिलकर बनी है? देखिए, जो संयुक्त व्यंजन है वो नाम से आवाज चल रहा है कि मिलकर बनी है, तो मैंने इसलिए छोड़ा था कि कोई प्रयास करता है कि किस किस से मिलकर बनी है। जो हमारे पास अक्षर ये बनता है क और श से। दूसरा त्र ये बनता है त और रे से। तीसरा है जिसे हम बोलचाल में तो ये कहते हैं, लेकिन ये नहीं, ये जीर्ण होता है। पहले इसे इस रूप में मान लेते हैं, यदि ये कहेंगे तो गैर प्लस ये से बनेगा, लेकिन ये वो ऐसा है भाषा के आधार पर ये होता है। एक हमारे पास बन जाता है स्त्र, जिसे श्रीमान में लिखते हैं, ये बनता है इस पहले स्त्र और वैसे। ये हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन। यदि किसी को किसी कंपटीशन के लिए भी कंपटीशन की तैयारी करनी है या और आगे करना है इससे संबंधित, तो वो मुझे बाद में कक्षा में इससे संबंधित डिटेल में भी पूछ सकते हैं। अब हम वर्ण के बाद पढ़ेंगे, आज हमारा टॉपिक होगा शब्द विचार। ये थे वर्ण अध्याय शब्द विचार। ये मैंने कल भी बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होते हैं और उनके बाद दूसरे होते हैं शब्द। अब जो हमारे पास शब्द हैं वो किससे बनते हैं? वर्णों के मेल से। यदि हम सीधा लिख दें कि वर्णों के मेल से जो बनते हैं, 2 या 2 से अधिक वर्ण हैं, उन्हें मिलाकर हम शब्द बनाए। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि वो कैसे हो, वो सार्थक हो। जब तक किसी उसका अर्थ नहीं निकलेगा तब तक वह शब्द नहीं होगा। तो इसकी परिभाषा होगी परिभाषा यदि हमें इसकी समझना है तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यह टॉपिक साधारण जरूर लगना, लेकिन यह 11-12 कक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से भी पूछा जाता है। अब जैसे हम कोई शब्द ले लें, नल, इसका हमने 2 वर्ण लिए हैं। एक वर्ण हमारे पास न है और एक वर्ण हमारे पास ल है। यदि हम इन दोनों वर्णों को साथ में लिखते हैं तो हमें इसका अर्थ महसूस हो रहा है कि जो पहले का अंक है उसके बारे में बताया जा रहा है। लेकिन यदि हम इसी को ही उल्टा लिखें या इसके आधार पर हम ये दूसरा शब्द हम ले लें कलम, तो इससे हमें आभास हो रहा है कि हमने 1, 2 और 3 वर्ण लिए हैं। इन तीनों वर्णों को मिलाने पर हमारे पास एक शब्द मिला। यदि हम तीनों को अलग अलग लिखना चाहें, इसकी ध्वनि अलग निकालें, कै इसकी अलग निकालें और मैं, इन तीनों की यदि हम अलग अलग ध्वनि निकालते हैं तो ये वर्ण ही रहेंगे। लेकिन हम इन तीनों को संयुक्त रूप से ले लेते हैं, एक साथ ले लेते हैं, तो हमारे पास शब्द बन जाता है। यदि मैं बताऊंगी इसी को हम वापस उल्टा लिखना चाहें तो देखो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसलिए जरूरी है हमारे पास कि हम जो समूह बना रहे हैं वो कैसा हो, वो सार्थक हो, अर्थात जिसका अर्थ निकलना जरूरी है। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यदि अर्थ नहीं निकल रहा है तो वह शब्द नहीं होगा। जैसे कमल, गाय,
अभी कुछ भी हो सकता है, हमें ध्यान रखना है कि उसका अर्थ निकलना जरूरी है। ये तो हो गई शब्द की परिभाषा। लेकिन जो हमारी हिंदी भाषा में शब्द है, हमें अब ये समझना है कि हमारी हिंदी भाषा में ये शब्द आए कहाँ से। हमने पहले भी समझ लिया है कि हमारी मूल भाषा जो थी वो कौन सी थी, वो संस्कृत भाषा थी। एक बात और ध्यान दें, कभी कभी 10th क्लास में भी आया था कि अपभ्रंश वो क्या चीज़ है। हमारी जो मूल भाषा थी वो संस्कृत थी, जिसे हम जगत जननी भी कह सकते हैं या मातृभाषा भी कह सकते हैं, हिंदी की मातृभाषा। जो ये संस्कृत भाषा है, इसके दो रूप थे। पहले वैदिक, हमने कक्षा 10th में एक हमारे चैप्टर था, उसमें पढ़ा था कि स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। उसमें आया था कि जो वेदों में लिखी गई थी वो कौन सी भाषा थी और जो प्रचलन में थी वो कौन सी भाषा थी। उसमें स्त्री शिक्षा से संबंधित बातें थी कि विरोध किया गया था कि स्त्रियां पढ़ती नहीं थी। कुछ पक्ष में है कि स्त्रियां पढ़ती थी और कुछ का है कि पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन जो वेद में लिखा हुआ है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी बताया था कि जो वेद में लिखे हुए हैं वो तो क्या थी, वैदिक संस्कृत। तो उसको वो वैदिक संस्कृत होगी। और एक दूसरी इसी संस्कृत का एक रूप था जो लौकिक अर्थात लोक में प्रचलित थी। ये जो वैदिक भाषा थी, संस्कृत में जो वेद हमारे वेद और उपनिषद लिखे गए हैं वो तो कहलाई वैदिक, और जो आम बोलचाल की भाषा थी वो लौकिक कहलाई। इसलिए ये तो कठिन होने की वजह से इसके उच्चारण में भी और उसको पढ़ने में भी असुविधा होती थी, इसलिए लौकिक भाषा का ज़्यादा प्रचलन था। अब इसका विकास तो यहीं तक के रूप में वेद और उपनिषद लिखे गए, लेकिन जो ये संस्कृत लौकिक भाषा है इसलिए आगे बढ़ी और फिर इसने एक रूप लिया पाली भाषा, और फिर पाली भाषा से बनी प्राकृत भाषा, और फिर इससे अपभ्रंश, और इससे बनी थी फिर एक जिसे हम सोर सेनी भाषा कहते हैं। ये इसी का ही एक रूप था। और इसके बाद में हमारी जो वर्तमान में हिंदी भाषा है वह बनी है, वो इससे विकसित होकर फिर आगे बढ़ी है। तो जो हमारी भाषा है संस्कृत, जो मूल भाषा थी उसी के आधार पर अब हमें देखना है कि जो हमारी हिंदी भाषा है यहाँ तक पहुंची है, ये कैसे बनी है। हिंदी भाषा में जो शब्द है वो कहाँ से आए हैं, इसलिए हमें शब्दों के ऊपर उच्चारण और ऊपर हमें विचार करना है और हमें विस्तृत रूप में इसे समझना है। ये आगे भी काम आएंगे और हर कक्षा में ये सिलेबस में है। तो सबसे पहले है शब्द भेद। अब किसके आधार पर है, सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पर। अब देखिए इस नाम से ही हमें आभास हो रहा है कि उत्पत्ति, कि ये उत्पन्न कहाँ से हुई, इनका जन्म कहाँ से हुआ है, ये हमारी हिंदी भाषा में कहाँ से आ गई है। तो जो उत्पत्ति के आधार पर है वो होते हैं प्रमुख रूप से तत्सम शब्द, दूसरे हैं तद्भव शब्द, तीसरे हैं देशज, चौथा है विदेशी, और पांचवा है संकलन। इन्हें ध्यान से समझें, क्योंकि हर पद्य भाग में जब हम हमारी जो हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है उसमें जो दो भाग हैं हमारे गद्य और पद्य भाग, जो ये पद्य भाग है हमारा, इसमें जब हम व्याख्या करेंगे प्रश्न, उसमें हमें विशेष लिखेंगे तब इन शब्दों की आवश्यकता होगी। ये छोटी छोटी बातें अब समझ लेने में ही महत्वपूर्ण है। तो विशेष लिखेंगे तब हम उसमें लिख सकते हैं कि ये तत्सम था और इसका यह तत्व बन सकता है। यदि हमें देशज और विदेशी भी पता कर रहे हैं तो हम विशेष कैसे समझा सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द उत्पन्न हैं, उस आधार पर शब्द हमारे पास कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं।
दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार। अब देखो उत्पत्ति से कि कौन कौन से सूत्र होते हैं, कहाँ से जन्म हुआ, इसका दूसरा नाम हम व्युत्पत्ति भी कह सकते हैं, या ये कह दें कि रचना के आधार, कि इनकी बनावट है किस प्रकार के बने, ये तो था उत्पन्न कहाँ से हुए, और दूसरा है व्युत्पत्ति अर्थात उनकी बनावट है वो किस आधार पर है। इसके 3 भेद हैं। पहला है मूल शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, और तीसरा है योग शब्द। ये इसके 3 भेद हैं। तीसरा है हमारे पास इसका, यदि शब्द का भेद देखें तो अर्थ के आधार पर, शब्दों के जो अर्थ निकलते हैं उस आधार पर। यदि हम इसे ज्यादा रूप में देखना चाहें तो अलग अलग भी है, जैसे अर्थ, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, वो सभी इसमें आएंगे, लेकिन इसका प्रमुख रूप से हम 2 ही भाग कर सकते हैं। पहला सार्थक शब्द, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जिनके अर्थ निकलेंगे, लेकिन हमारी हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनके कोई अर्थ नहीं निकलता है। दूसरा है निरर्थक शब्द, तो जिनके अर्थ निकलते हैं वो है, और जिनके नहीं निकलते हैं वो शब्द भी है। चौथा हम इसमें पढ़ेंगे विकार के आधार। विकार के नाम से पता चल रहा है कि इनमें जो परिवर्तन होगा वो किस आधार पर। पहला विकारी, हमारे पास कौन से विकारी शब्द हैं और कौन से अविकारी शब्द हैं। अब हम इन 4 प्रमुख भेदों को समझेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से हैं और उनकी किस प्रकार पहचाना जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर कौन से हैं, उन्हें कैसे पहचानें, अर्थ के आधार पर कौन से हैं और विकार के आधार पर कौन से हैं। सबसे पहले अब उत्पत्ति के आधार पर जो भेद है हमें उन्हें समझना है। अब ये तो हमें खुद से पता चल गया है कि जो सब उत्पन्न हुए हैं और वो कितने वर्गों में बांटा गया है या कितने के भेद किए गए हैं, वो है 5 भेद। तो पहला जो उत्पत्ति के आधार पर था उसका था तत्सम शब्द। अब इसे रटने की अपेक्षा हम ध्यान से समझें तो इसे आसानी से समझ सकते हैं। परिभाषा होगी इसकी मूल भाषा, और इसे हम ऐसे न लिखकर संस्कृत भी लिख सकते हैं। मूल भाषा के जो शब्द बिना परिवर्तन के, मूल भाषा के जो शब्द बिना परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द कहते हैं। यहाँ बताया गया है कि जो हमारी मूल भाषा है, अर्थात हमारी मूल भाषा, हमने पहले ही सुन लिया था कि हमारी मूल भाषा संस्कृत है, जो उसके जो शब्द हैं, हमने जो हिंदी में जो हमारे शब्दों का भंडार है किसी एक जैसे नहीं है, अलग अलग जगहों से या अलग अलग भाषाओं से उन्हें इकट्ठा किया गया है। तो जो सबसे पहले हमारी मूल भाषा के लिए हमें उन्हें लेना है, तो सबसे पहले है तत्सम शब्द। तो जो मूल भाषा के शब्द हैं और उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, यहाँ पे प्रमुख बात यही है कि जो संस्कृत के शब्द हैं और वही हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं, या ये गए कि हिंदी की पाठ्य पुस्तक में हमें पढ़ने को मिलते हैं, वही क्या है, वही तत्सम शब्द होते हैं। दूसरा है इसी में तद्भव।
शब्द थे या ये कहीं जो तत्सम थे उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा और फिर उन्हें हिंदी भाषा में प्रयुक्त किया जाता है, वह होते हैं तद्भव शब्द। ऑफिस में मूल भाषा के जो शब्द थोड़े बहुत परिवर्तन, किसी में थोड़ा परिवर्तन होता है, किसी में ज्यादा होता है, परिवर्तन के बाद हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हमने इसका उदाहरण नहीं लिखा, हमें समझना है। जैसे अग्नि, यह तत्सम, आम्ल, उष्ण। यदि हम चाहें तो इन्हीं शब्दों को ही परिवर्तन करके तत्व बना सकते हैं। अग्नि का आ, आम्र का आम और पुष्प का ऊ। अब हमें इन्हें कुछ समझने के लिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए तत्सम और तद्भव ही है, इन्हीं को ही हमें विशेष में समझाना होगा और इन्हीं को ही कक्षा 9 में और 10th में तत्सम से तद्भव बनाना पूछा जाता है। तो हमें ही समझने के लिए इसको तत्सम व तद्भव को समझने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, महत्वपूर्ण बात यही है कि हमें किस प्रकार से तत्सम और तद्भव को समझना है। पहला संयुक्ताक्षर, जिस शब्द में होता है वे अधिकतर तत्सम शब्द होते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे पास संयुक्ताक्षर, जैसे हम कोई शब्द देखते हैं तो उसमें आधा क फिर ख या कोई भी हो, संयुक्त एक आधा है और एक दूसरा पूरा है, तो संयुक्त अक्षर से जुड़े हुए यदि कोई भी शब्द है तो उसे हमें ध्यान रखना है कि वो अधिकतर क्या होंगे, तत्सम ही होंगे। अब हमारे पास अनुनासिक शब्द, अर्थात एक है कि जहाँ चंद्र बिंदु लगी हुई होती है, जिसे अनुनासिक कहते हैं। तो अनुनासिक जो शब्द है वे तद्भव होते हैं, व अनुस्वार
में परिवर्तन होकर तत्सम बन जाते हैं। हमें ध्यान रखना है कि जो चंद्र बिंदु वाले हैं वे क्या होते हैं, वे तत्व होते हैं, और जब हम उनका क्या करेंगे, उसको अनुस्वार में बदलेंगे तो वो तत्सम हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, री से बना शब्द तत्सम होता है। आप सभी को ध्यान देना जरूरी है कि संयुक्ताक्षर से बने हुए हैं तो वो तत्सम होंगे, और सिर्फ उसमें यदि जो पद्यांश होता है उसमें बताना पड़ता है कि ये तत्सम था या तत्सम शब्दों का, यदि हम उस पद्यांश में से ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसमें तत्सम का भी प्रयोग हुआ है और तद्भव का भी। तो विशेष में आप से लिख सकते हैं कि तत्सम व तद्भव शब्दों का, यदि हमें पता चल गया और हम इतना भी लिख देते हैं कि तत्सम व तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है तो हमारे लिए वह भी एक महत्वपूर्ण बात होती है। और यदि हम उसे छाट देते हैं, पद्यांश में लिख दिया, विशेष लिख दिया और फिर हमने एक नंबर लगा के लिख दिया कि ये जो लिंग शब्द थे वो तत्सम थे, या उसमें हम लिख सकते हैं कि ये तद्भव थे, तो इस आधार पर भी संयुक्ताक्षर देखना है। अनुनासिक चंद्र बिंदु से यदि बना हुआ है तो वो तत्व होगा, और वो निश्चित रूप से अनुस्वार में बदल जाता है तो वह क्या होगा, वह तत्सम होगा। और री से जो बने हुए हैं वो भी तत्सम होंगे। अब हम आगे की कक्षा में देशज, विदेशी और संकर जो शब्द हैं उनका अध्ययन करेंगे। इनके कुछ उदाहरण स्वयं देखें और उन्हें पढ़ाने का प्रयास करें। यदि हो सके तो मेरे से संपर्क करके, मेरे नंबर पर संपर्क करके हमें पूछ सकते हैं कि इसका तत्सम था ये, इसका तद्भव क्या होगा, या तद्भव से तत्सम बनाया हमारा ये सही है या नहीं।